अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, उम्मीद है आप सभी बखैर होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो आज हम जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का इर्तिका देखेंगे। तो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का इर्तिका पढ़ने और समझने से पहले हम पिछले लेक्चर को एक बार रिवीज़न कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिंद आर्याई ज़ुबान का इर्तिका ही पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कदीम हिंद आर्याई और वस्ती हिंद आर्याई देखा था। तो कदीम हिंद आर्याई में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कदीम हिंद आर्याई में हम लोगों ने संस्कृत ज़ुबान को देखा था। कदीम हिंद आर्याई ज़ुबान में जो ज़ुबान इर्तिका पजीर हुई वो संस्कृत ज़ुबान थी। और संस्कृत ज़ुबान में कौन सी किताब तसनीफ़ की गई या कौन सी तख्लीक लिखी गई? तो संस्कृत ज़ुबान में हम देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद तसनीफ़ की गई। ऋग्वेद तसनीफ़ की गई। इसके बाद संस्कृत में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद संस्कृत ज़ुबान में तख्लीक की गई। फिर संस्कृत रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती गई और जब संस्कृत में अदबी तसानीफ़ का सिलसिला शुरू होता है, क्या होता है? अदबी तसानीफ़ का सिलसिला। अदबी तसानीफ़ का सिलसिला जब शुरू होता है तो इसमें जो है रामायण और महाभारत जैसी किताबें लिखी जाती हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि संस्कृत जो है पहले इसमें ऋग्वेद लिखी गई। इसके बाद ये संस्कृत ज़ुबान जब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ने लगी तो इसमें रामायण और महाभारत लिखी जाने लगी। फिर इसी दौर में पाणिनि का जिक्र मिलता है, क्योंकि जब आर्य जो है मगरिब ता मशरिक यानी मगरिब से रफ्ता रफ्ता मशरिक की जानिब बढ़ने लगे तो उस वक्त क्या हुआ? गैर हिंद आर्याई बोलियों का भी असर हिंद आर्यों पर पड़ने लगा। गैर हिंद आर्याई जो बोलियां थी इसका असर संस्कृत पर पड़ने लगा और कुछ इलाकाई बोलियां जो है मंजर आम पर आने लगी। तो उस वक्त के एक हसास आलिम ज़ुबान थे, उस वक्त के एक हसास आलिम ज़ुबान पाणिनि थे, जिन्होंने इस फ़र्क को महसूस किया। और जब इन्होंने इस फ़र्क को महसूस किया तो इन्होंने क्या किया कि संस्कृत ज़ुबान को रोकने के लिए उन्होंने एक अष्टाध्यायी की तख्लीक की। किसकी तख्लीक की? अष्टाध्यायी की। ये अष्टाध्यायी क्या है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें संस्कृत के कवायद लिखे हुए हैं। यानी उन्होंने संस्कृत ज़ुबान को कवायद के उसूलों में, किसमें? कवायद के उसूलों में जकड़बंद कर दिया। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी एक ऐसी तख्लीक है जो संस्कृत के कवायद है, यानी मंजूम कवायद संस्कृत के लिखे गए हैं, जो कि कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 8 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके बाद फिर हम लोगों ने वस्ती हिंद आर्याई देखा। वस्ती हिंद आर्याई में हम लोगों ने क्या देखा कि संस्कृत का खात्मा हो जाता है और उसके इवज में प्राकृतिक ज़ुबान जो है वो वजूद में आने लगती है। प्राकृतिक ज़ुबान का क्या मामला है कि प्राकृत ज़ुबान गैर इलाकाई बोलियों का असर जो है हिंद आर्याई बोलियों पर जब पड़ता है तो वो खलत मलत की वजह से एक नई ज़ुबान वजूद में आती है जो कि प्राकृत होती है। तो प्राकृत का दौर क्या है? वस्ती हिंद आर्याई। और वस्ती हिंद आर्याई में हम ये भी देखते हैं कि बुद्ध मजहब ने जो अपने पैगामात दिए हैं वो पैगामात पाली में दिए हैं। और पाली कब पाई जाती है? वस्ती हिंद आर्याई दौर में। और वस्ती हिंद आर्याई दौर का जो है ज़माना क्या है? तो हमने वस्ती हिंद आर्याई दौर का ज़माना देखा है 500 कबले मसीह से 1000 सन्ने ईस्वी, यानी इस दौर में पाली और अशोक के कुतुब और प्राकृत ज़ुबान का ज़ुहूर होने लगता है। इसी वस्ती हिंद आर्याई दौर में हम जब देखते हैं तो प्राकृत के बाद एक और प्राकृत की शाख है जिसे हम दूसरी प्राकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरी प्राकृत। इसमें क्या होता है कि प्राकृत की कई शाखें और वजूद में आती हैं। अलग अलग मुकामात पे अलग अलग जो है प्राकृत वजूद में आती है। जैसे शोषणी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, पेशाची प्राकृत। तो ये सारे के सारे जो है दूसरे प्राकृत में आती हैं और ये भी वस्ती हिंद आर्याई दौर में हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने प्राकृत का तीसरा दौर देखा था। तीसरे दौर में हम लोगों ने क्या देखा कि प्राकृत ज़ुबान ये जब इसमें जब अदब तख्लीक की गई, यानी जब ये आला कौम की जो है ज़ुबान बन गई तो आम तबके में क्या हुआ कि एक अवामी बोली फूटने लगी। तो अवामी बोली कौन थी? अपभ्रंश थी। यानी प्राकृत जब आला तबके का ज़ुबान बन गया तो अवामी बोली में अपभ्रंश का वजूद हुआ।
फिर अपभ्रंश की कई शाखें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था शोषणी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और कैकई अपभ्रंश। तो कल हम लोगों ने कदीम हिंद आर्याई दौर और वस्ती हिंद आर्याई दौर देखा था। तो आज हम लोग बिला तामुल या बिला ताखीर किए जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान का इर्तिका देखते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कल हम लोगों ने आर्य को पढ़ा था कि आर्य हिंदुस्तान में किस सन में दाखिल हुए थे। आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे 1500 कबले मसीह में। ठीक है, 1500 कबले मसीह में दाखिल हुए थे और 500 कबले मसीह तक आते आते उनकी जुबान संस्कृत जो थी वो प्राकृत में बदल चुकी थी। उसके बाद 500 कबले मसीह से 1000 सन ईस्वी जो होती है वो वस्ती हिंद आर्याई दौर होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ रखी थी। अब हम जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का इर्तिका देखते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका ज़माना क्या है। तो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का जो ज़माना है वो 1000 सन ईस्वी से लेकर के ज़माने हाल तक है। ज़माने हाल तक है। तो इस ज़माने में हम देखते हैं क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि 1000 सन ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते अपभ्रंशों का खात्मा हो जाता है। जिस तरीके से 500 कबले मसीह तक पहुँचते पहुँचते संस्कृत का खात्मा हो जाता है और प्राकृत वजूद में आती है, इसी तरीके से 1000 सन ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते अपभ्रंशों का खात्मा हो जाता है और उनकी जगह पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मगरिब ता मशरिक भात भात की बोलियां और जुबानें सर उठाने लगती हैं। जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों के इर्तिका की तारीख यहीं से शुरू होती है। यानी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का इर्तिका कहाँ से शुरू होता है? 1000 सन ईस्वी से। फिर इसी ज़माने में मुसलमानों के आमने का सिलसिला शुरू होता है। मुसलमान हिंदुस्तान कब आते हैं? 1000 सन ईस्वी के आसपास। हालांकि इससे पहले भी हमें एक जिक्र मिलता है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हिंदुस्तान आए हुए थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे जो हमें तारीख दिखाई देती है वो 1000 सन ईस्वी से दिखाई देती है। तो इसी अहद में मुसलमानों के आमने का सिलसिला शुरू होता है। मुसलमान एक कौम न थे बल्कि उनमें तुर्क, सिर्फ मुसलमान हम लोग जैसा समझते हैं कि सिर्फ अरब से आए हुए थे, नहीं, उसमें तुर्क भी थे, ईरानी भी थे और अफगानी भी शामिल थे, जिनकी अपनी अपनी ज़ुबानें थी। लेकिन मुसलमानों के इन तीनों कौमों की ज़ुबान, मजहबी ज़ुबान जो है वो अरबी थी। यानी ये जो कौम थे इनकी अपनी अपनी ज़ुबान तो थी, लेकिन इन तीनों कौमों की जो मजहबी ज़ुबान थी वो अरबी थी। इन मुसलमानों ने यहाँ आकर न सिर्फ सुकूनत इख्तियार की, यानी ये जो मुसलमान हिंदुस्तान आए हुए थे तो यहाँ सिर्फ रहने या रिहाइश के मकसद से नहीं आए थे। ठीक है, ये यहाँ पे आकर सुकूनत इख्तियार किए और सुकूनत इख्तियार करने के बाद इन्होंने हुकूमत की बागडोर भी संभाली। यानी ये लोग यहाँ रहने के साथ साथ यहाँ इन लोगों ने हुकूमत भी किया। क्या हुकूमत भी किया। पहले इनका तसल्लुत पंजाब में कायम हुआ। तो ये जो सबसे पहले किस जगह आए हुए थे? ये पंजाब में आए हुए थे और यहीं पे पहले इन्होंने सुकूनत इख्तियार की। फिर ये लोग क्या करते हैं? धीमे धीमे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और 1193 ईस्वी में दिल्ली फतह करते हैं और 1193 ईस्वी में दिल्ली फतह करते हैं और यहीं पे इन लोगों अपनी हुकूमत को चलाने लगते हैं। यानी मुसलमान जब 1193 ईस्वी में दिल्ली फतह करके वहाँ अपनी बाकायदा हुकूमत कायम कर ली तो इसके कुछ तो नतीजे हुए होंगे। जाहिर सी बात है, जब किसी जगह कोई हाकिम जो है हुकूमत करता है तो ऐसा नहीं है वहाँ के आवाम की बोलियाँ और वहाँ की चीज़ों को समझने के लिए, वहाँ के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए, वहाँ पे कानून को चलाने के लिए, कानून को नाफिज करने के लिए वहाँ की ज़ुबानों को समझना होता है। तो उसके दो रस नताइज हुए, यानी वहाँ पे जो सियासी तब्दीली हुई उसके दो रस नताइज मुरतब हुए। पहला क्या हुआ कि शुमाली हिंदुस्तान में समाजी, तहजीबी व सकाफती नीज लिसानी सतह पर तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगी। यानी मुसलमान जब 1193 ईस्वी में दिल्ली फतह कर लिए तो कई सारी तब्दीलियाँ हमको दिखती है। वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती है? समाजी तब्दीलियाँ भी होंगे, तहजीबी व सकाफती भी होंगी, निज लिसानी सतह पर भी तेजी से तब्दीलियाँ होने लगी। क्योंकि जो मुसलमान आए हुए थे उनकी ज़ुबान तो कुछ और थी और जो यहाँ के मुकीम थे, यहाँ के निवासी थे, जो यहाँ पे रिहाइश करने वाली आवाम थी, उनकी ज़ुबान तो कुछ और थे। जब इन दोनों ज़ुबानों का आपस में खलत मलत होता है तभी उर्दू ज़ुबान का इब्तिदा होता है।
सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहती हैं कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों के अदबी आगाज़ और इर्तिक़ा में 1 सदी के ज़रूर ताख़ीर होती। यानी सुनीति कुमार चटर्जी ये महसूस करती हैं कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में 1000 सन्नी ईस्वी के आसपास ना आते तो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का जो इब्तदा 1000 सन्नी ईस्वी हम लोग देख रही है हो रहा है, इसमें 1-2 सदी के और ताख़ीर हो सकती थी। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें और बोलियां किसी न किसी अपभ्रंश से पैदा हुई है। जैसे कि हमने वस्ती हिंद आर्याई दौर को देखा है कि प्राकृत का जब खात्मा होता है तो अपभ्रंश वजूद में आती है, उसी अपभ्रंश से कहीं न कहीं जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों का भी इर्तिक़ा होता है। इसीलिए न सिर्फ इनके इलाके मुतय्यन हैं बल्कि बाज़ इलाक़ाई लिसानी खुसूसियात भी इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसी चीज़ को महसूस करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर बैरूनी और अंदरूनी ज़ुबानों में तकसीम किया है, जिसको कि हम अभी देखेंगे। बैरूनी ज़ुबान में हम कौन कौन से ज़ुबान देखते हैं? शुमाली मगरबी शाख देखते हैं। ये शुमाली मगरबी शाख, यहाँ कौन कौन से हम ज़ुबान देखते हैं? लहिंदा देखते हैं जो कि पंजाब में है, और सिंधी। ठीक है, ये दोनों देखते हैं। फिर हम देखते हैं जुनूबी शाख। जुनूबी शाख में हम क्या देखते हैं? मराठी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मशरिकी शाख। यहाँ हम क्या देखते हैं? आसामी देखते हैं, और फिर क्या देखते हैं? बंगाली देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? उड़िया देखते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं? बिहारी देखते हैं। ठीक है, बिहारी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके बाद हम देखते हैं वस्ती ज़ुबानें, यानी 20 के। अब हम देखते हैं वस्ती ज़ुबानों में कौन कौन सी ज़ुबानें हैं? मशरिकी हिंदी, उसको मशरिकी हिंदी कहते हैं। उसमें कौन कौन सी ज़ुबान है? अवधी है। कौन सी है? अवधी। ठीक है, फिर बघेली है। ठीक है, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी है इस जगह पे। इसके बाद हम अंदरूनी ज़ुबान को देखते हैं। जब अंदरूनी ज़ुबान को हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है मगरबी हिंदी का। मगरबी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कभी कभी यूजीसी एग्जाम में ये भी पूछता है कि मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो ऑप्शन में दिया होता है 5, 6, 3, 8। तो हम यहाँ देखते हैं कितनी बोलियां हैं? 5। ठीक है, इसे हम याद कर लेंगे कि मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। कभी कभी क्या देता है? तरतीब वार करने के लिए दे देता है कि इसको तरतीब में कीजिए। जैसे खड़ी बोली दे देगा, उसके बाद बुंदेली दे देगा, उसके बाद जो है कन्नौजी दे देगा, लास्ट में हरियाणवी दे देगा। तो अगर हम इसको सीरियल वाइज याद करेंगे या तरतीब से याद करेंगे तो ये ऐसे भी सवाल जो है यूजीसी एग्जाम में बनते हैं। तो इसको जो है ज़रूरी से हम जो है जहन नशी कर लेंगे। अब ये देखते हैं मैप में कि ये कहाँ है। खड़ी बोली जो है ये मान लेते हैं कि दिल्ली का इलाका है, तो इसी के आसपास में खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली और कन्नौजी है। यानी हमने जब पहले लेक्चर में देखा था, जो सबसे काबिल कबूल नज़रिया है मसूद हुसैन खान का, वो इन्हीं को लेके कहते हैं कि खड़ी बोली और दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली और नवाहे दिल्ली और नवाहे दिल्ली के आसपास के जो बोलियां हैं, इन्हीं बोलियों से जो है उर्दू वजूद में आई है। इसके बाद हम पंजाबी देखते हैं। पंजाबी मशरकी, यानी एक पंजाबी मगरिबी है, यानी जो अब पाकिस्तान में चला गया है वो मगरिबी पंजाबी है, जो लहिंदा और सिंधी आती है। ठीक है, लेकिन ये जो मशरकी पंजाबी है वो जो है अंदरूनी जुबान में आती है। उसके बाद फिर एक और जुबान है, वो कौन सी है? गुजराती। ठीक है, उसके बाद हम गुजराती को देखते हैं। उसके बाद कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थानी कहाँ है? यहाँ पे कौन कौन सी जुबान है? मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। ये इन इलाकों में, राजस्थान के इन सारे इलाकों में ये जुबानें हैं। उसके बाद हम पहाड़ी बोलियां देखते हैं। तो पहाड़ी बोलियां में कौन कौन सी जुबानी है? मशरकी पहाड़ी यानी नेपाली। ये जो मशरक में नेपाल है, यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो पहाड़ है यहाँ पे जो कौन सी बोली है? नेपाली है। इसको मशरकी पहाड़ी बोलियां भी कहते हैं। उसके बाद दरमियानी पहाड़ी में हम देखते हैं तो कमायूनी और गढ़वाली है। ठीक है, उसके बाद हम मगरिबी पहाड़ी देखते हैं। मगरिबी पहाड़ी यानी इधर का इलाका, शिमला का इधर। ठीक है, मगरिबी पहाड़ी देखते हैं। तो इसमें कौन कौन की जुबान आती है? यानी जो शिमला है और उसके आसपास में जो इलाके हैं वहां पे जो है ये बोलियां बोली जाती हैं। तो अजीज साथियों,
जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिस तरीके से जुबानों की गिरोहबंदी की है, उस गिरोहबंदी को हमने जो है मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोगों ने बैरूनी जुबान पढ़ा। कौन सी जुबान देखा है? बैरूनी जुबान। बैरूनी जुबान कहाँ कहाँ पे है? शुमाली मगरिब, लहिंदा और सिंधी, ठीक है। फिर उसका मैंने जुनूबी शाख देखा, जुनूबी शाख में मराठी है, ठीक है। उसके बाद मशरकी शाख में आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। फिर बिहारी में हमने कई जुबान देखी है, बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही देखा। उसके बाद हम लोगों ने वस्ती जुबान पढ़ी। कौन सी जुबान पढ़ी? वस्ती, यानी बीच की। तो इसमें कौन कौन से हम लोगों ने जुबान देखा? वस्ती में हम लोगों ने देखा कि मशरकी हिंदी, मशरकी हिंदी में हम लोगों ने क्या देखा? अवधी देखा, बघेली देखा और छत्तीसगढ़ी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अंदरूनी जुबान को अभी पढ़ ही लिया है और उसके बाद पहाड़ी बोलियों को देखा है। तो अजीज साथियों, यूजीसी नेट के पेश नज़र इन जुबानों पे हमको जो है ज़हन नशी कर लेना चाहिए।